अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज के दिन हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में से एंजाइम के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका उन्वान है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम एक्शन। एंजाइम के वर्क करने के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि एंजाइम जो हैं, आप जानते हैं कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है ये ख़ास होती है। एंजाइम हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड हैव स्पेसिफिक शेप, यानी कि एंजाइम की एक ख़ास शेप होती है और उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो फैक्टर जो कि एंजाइम की स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि वो फैक्टर जो कि एंजाइम की शेप को या उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, वो उसके कैटालाइसिस के अमल को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन द एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी कि एंजाइम के वर्क करने की जो सलाहियत है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन यानी कि उसकी मिकदार के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एंजाइम की एक ख़ास मिकदार होगी जो कि किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए ज़रूरी होती है, अगर वो मिकदार उसके मुताबिक होगी तो एंजाइम जो है उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर पाएंगे। यानी कि सबस्ट्रेट के लिहाज से अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि एंजाइम जितने सबस्ट्रेट होंगे उतने ही एंजाइम होंगे, तो जो कैटालाइसिस का प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबस्ट्रेट जो है उसके लिहाज से अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होगी तो जो प्रोसेस है कैटालाइसिस का वो तेज़ रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ इसके अंदर एंजाइम कंसंट्रेशन है, यानी कि आप कह सकते हैं द कैटालाइसिस डिपेंड अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी कि एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर कैटालाइसिस का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि द कैटालिटिक एक्टिविटी is directly proportional to the enzyme concentration। तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट करने की जो सरगर्मी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंजाइम की कंसंट्रेशन के, यानी कि आप एंजाइम की मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, जबकि इसके बरक्स अगर एंजाइम की मिकदार कम होगी, सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा होगी, तो उसके बिल्कुल बरअक्स काम होगा, यानी कि जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एंजाइम के ऊपर एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है ये इफेक्ट करती है। अगर उसकी मिकदार सबस्ट्रेट के मुताबिक होगी, यानी कि सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा है तो एब्सोल्युटली आपको एंजाइम की कंसंट्रेशन वो भी इंक्रीज करना पड़ेगी। अगर इंक्रीज होगी एंजाइम की कंसंट्रेशन तो रिएक्शन का रेट जो है वो तेज होगा, और अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन का रेट जो है वो भी कम हो जाएगा।
तो मैंने यही लिखा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि वो चीज जो कि अगर एक चीज एक लिहाज से बढ़ती है तो दूसरी चीज उसी लिहाज से बढ़े, तो इस कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन होता है दो चीजों के दरमियान में, जिसमें एक चीज बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाए या एक के काम करने से दूसरी भी काम हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो एंजाइम की जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है, यानी कि एंजाइम का रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करने का जो रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट भी तेज होगा। ठीक है, तो यानी कि आप दूसरे नंबर पे ये लिख सकते हैं कि इफ एंजाइम कंसंट्रेशन decreases, then catalysis process also decreases। यानी कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो जाएगी तो कैटालाइसिस का जो प्रोसेस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया कि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम परफॉर्म करते हैं, वो डिपेंड करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर। ओके, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दूसरे नंबर पर हमारे पास जो फैक्टर है एंजाइम के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्ट करता है, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो बच्चों आप इसके अंदर ये देखेंगे कि जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दें, ठीक है, एंजाइम वही रहने दें, तो उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने की जो सलाहियत है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू एंजाइम होगी तो रिएक्शन का रेट जो है वो सही तरीके से होगा। यानी कि एंजाइम जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करते रहेंगे एक खास हद तक। लेकिन अगर उसकी स्पेसिफिक अमाउंट से उसकी मिकदार अगर ज्यादा कर दी जाए, किसकी भला, सबस्ट्रेट की, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप एंजाइम के लिहाज से ज्यादा कर देते हैं तो उस वक्त जो सबस्ट्रेट है उनको जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव नहीं मिलेगी, सारी एक्टिव साइट जो है वो फिल होंगी ऑलरेडी सबस्ट्रेट की वजह से, इसलिए जो कैटालाइसिस का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, तो यानी कि आप ये देखिए, इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज then the catalytic activity decreases because the active site of enzyme will already fill by the
सबस्ट्रेट, यानी कि अगर आप एंजाइम की अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक खास हद से बढ़ाएंगे, ओके, देन द कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीजेज, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो ऑलरेडी पहले वाले सबस्ट्रेट से क्या होगी, फिल अप हुई होगी, यानी कि वो भरी हुई होगी, एक्टिव साइट जो है वो एम्प्टी नहीं उनको मिलेगी, इसलिए सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो पाएंगे। जैसा कि मैं आपके सामने बनाता हूं, ये एक एंजाइम है आपके पास, ठीक है, सबस्ट्रेट है, ये वाला सबस्ट्रेट है, देन उसके बाद दूसरा एंजाइम आपके पास ये है, अब इस ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसमें क्या होगा कि एंजाइम जो है ये दो हैं, टू एंजाइम है, एंजाइम नंबर ए, एंजाइम नंबर बी, ठीक है, एंजाइम दो हैं, सबस्ट्रेट भी इसके ऊपर दो हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं एंजाइम वही रहे, यानी कि एंजाइम उतनी ही है, आप क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इसके ये बिल्कुल उसके उल्ट हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो है इनकी एक्टिव साइट ऑलरेडी ये दो जो है, यानी कि एक और भी सबस्ट्रेट अगर आ जाए, ये एक सबस्ट्रेट आपके पास और है, ठीक है, उसके बाद ये एक और आपके पास सबस्ट्रेट आ जाता है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, यानी कि एंजाइम आप दो हैं, सबस्ट्रेट चार कर दिए गए। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे, ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये ऑलरेडी फिल अप होंगी, ये फिल हुई होंगी, इनके लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए जो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी कि जो कैटालाइसिस का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं अगर एक खास हद से ज्यादा अगर सबस्ट्रेट बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसके ऊपर असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है, यानी कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और अगर करेंगे तो वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एंजाइम ये दो है हमारे पास, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर आपने इंक्रीज कर दी है तो ये उसके ऊपर काफी ज्यादा असर करेंगे, एंजाइम जो है उनकी ऑलरेडी जो एक्टिव साइट है वो फेल हुई होगी, इनके लिए एक्टिव साइट नहीं मिलेगी, इसलिए जो प्रोसेस है कैटालाइसिस का वो स्लो हो जाएगा। तीसरी चीज है हमारे पास एंजाइम के ऊपर असरअंदाज होने वाली, वो है उसका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, थर्ड वन टेम्परेचर। आप जानते हैं एंजाइम जो है दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। एंजाइम जो होती है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और दे हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एंजाइम जो होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन और इनका एक खास स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे आप जो एंजाइम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंजाइम के जो एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देंगे। अब उनके कुलिंगन की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम की एक्टिव साइट है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम। यानी कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर यानी कि 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर आप ज्यादा करेंगे तो आप जानते हैं हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, बॉडी टेम्परेचर
वो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो हम कह सकते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर वर्क करने वाले एंजाइम हैं उनका तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो वर्क कर सकते हैं। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर है। ओके, अब अगर इस टेम्परेचर से अगर जैसे ही आप ज्यादा करते जाएंगे टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हो गया 37 की बजाय 67 हो जाएगा, तो वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा, यानी कि वो उसमें बिगाड़ आ जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर जो है उसका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ है? ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम के जो एटम्स होते हैं, जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आप अगर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप किसी भी एंजाइम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। यानी कि अगर आप एंजाइम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी इंक्रीज होने की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर विल बी चेंज। क्यों चेंज हुआ है? स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। किसका? एंजाइम का। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ है? ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो इसको आपने एग्जाम में जरूर रखना है कि डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम से क्या अपराध है? एंजाइम के स्ट्रक्चर को का चेंज हो जाना डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कहलाता है। क्यों चेंज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एंजाइम। तो बच्चों इसके अंदर हम एक और चीज को डिस्कस करेंगे, एक है वर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। आप इसके बारे में जरूर आपके माइंड में जा रहा होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से मुराद वो टेम्परेचर होता है, वो खास टेम्परेचर जिस पर कोई एंजाइम जो है वो बड़ी स्पीडअपली अपना वर्क परफॉर्म करता है, यानी कि कैटालाइसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द एंजाइम वर्क एक्यूरेटली, यानी कि वो टेम्परेचर वो मुनासिब टेम्परेचर जहां पर एंजाइम जो है वो बड़ी इफेक्टिवली वर्क करते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर जो होता है ये हर एंजाइम का जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एंजाइम के वर्क करने का स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 है, तो हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमारी बॉडी में वर्क करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वन हमारे पास आती है पीएच। पीएच ऑफ एंजाइम। एंजाइम की पीएच, एंजाइम जो है ये खास पीएच पर वर्क करते हैं। वो पीएच जहां पर एंजाइम जो है वो एक्यूरेटली वर्क करते हैं, एक खास स्पीड के साथ वर्क करते हैं, उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ऑप्टिमम पीएच। ओके, पीएच का मतलब क्या होता है? एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का एंटी लॉग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच बेसिकली क्या है? एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, अब मुख्तलिफ एंजाइम की पीएच मुख्तलिफ होती है। जैसा कि हमारे पास एक एंजाइम है पेप्सिन, हमारी बॉडी के अंदर ये वर्क करता है। आप जानते हैं जो स्टोमिक है उसके अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। कब?
जब पेप्सिनोजेन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है तो वो उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन जो है ये हमारे मैदे में पाया जाता है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या चीज है? ये एंजाइम है। ये एक खास पीएच पर वर्क करता है, यानी कि जो हमने खुराक खाई होती है, जो खाना खाया होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको हजम कर देता है। तो उसके लिए इसको कितनी पीएच चाहिए? वो 2 होती है। इसकी पीएच भी होती है वो 2 होती है। अगर एंजाइम की पीएच 2 होगी, यानी कि अगर जो खुराक है उसकी पीएच 2 होगी तो उसके ऊपर ये एंजाइम जो है वर्क कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और एंजाइम है जिसको कहते हैं सुक्रेज। इसकी पीएच होती है 4.5 होती है। ठीक है। यानी कि आपके पास एक एंजाइम है सुक्रेज। ठीक है। सुक्रेज जो है ये एंजाइम जो है इसकी पीएच कितनी होती है? 4.5। यानी कि 4.5 पीएच पर जो वर्क करने वाला एंजाइम है वो है सुक्रेज। इसी तरह और भी एंजाइम है, तो इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।